सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th की हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 3, इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। इनके लिखने वाले यानी इनके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हासिल की और खोज निकाला। बच्चों, मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को इससे संबंधित मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का इतिहास पढ़ाया था। कौन सी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो की सभ्यता का इतिहास के बारे में बच्चों मैंने पूरी आपको जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैं पार्ट 3 से सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। बच्चों, पहला जो पॉइंट है आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला बच्चों पॉइंट है आपका आर्यों का आना। इसका है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता ने ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं, और इसका हमें अब तक भी पता नहीं था कि ये संभवतः क्या है, इनकी संस्कृति इन्हें क्या कहती है। इसी देश की संस्कृति थी और उसके जड़ें थी, जो शाखाएं थी, वो दक्षिण भारत में भी मिल सकती थी। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों के बारे में संस्कृति के बीच में अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती थी। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो वह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी, और उनके व्यवहारिक दृष्टि से देख लो और हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि उसका अब तक अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से होगा जिसका कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। व्याख्या मतलब उस चीज़ को हम उल्लेख नहीं कर सकते। कोई बच्चों ऐसी भी घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती हैं जिसके बारे में हम लोग बच्चों कभी भी हम चर्चा नहीं कर सकते, और उसके बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते कि ये ऐसी घटना घटित है। और सिंधु जो नदी है वह अपनी भयानक बाढ़ों के कारण प्रसिद्ध है। बच्चों, किसके कारण प्रसिद्ध है? सिंधु नदी अपने भयानक बाढ़ों के कारण प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। और ये जो बच्चों ये भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जो ज़मीन है वो भी सूख गई है और खेतों पर भी रेगिस्तान सा छा गया है। मोहनजोदड़ो के खंडवक में अपने आप में इस बात का परिणाम है कि बालू को जो तह होती है ज़मीन की, उस पे भी वो जमी हुई जितनी भी चिंगारियाँ होती हैं या जितना भी पृष्ठ होता है वो भी उसके अंदर आ जाता है, और इस शहरों को ज़मीन की सतह ऊंची सतह पे आ जाती है, और जो नगरवासी होते हैं वो भी बड़े ही मजबूर होकर के पुरानी जो नवीनों पर भी ऊंचाई पे मकान बनाने के लिए पड़ जाते हैं। खुदाई करने से हमें बहुत से कुछ मकान बच्चों ऐसे भी मिलते हैं, जब इन लोगों ने खुदाई की, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों ने जब वहाँ ज़मीन की जब खुदाई की तो वहाँ पर कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के जान पड़े। ये इस बात का सबूत है कि तय के नीचे या तय के ऊंचे जितने भी बच्चों उठने वाले जितने भी ये कारण हैं, समय समय पर उनकी कितने मिनट का हुआ है?
कितने हो गए? अब बच्चों आपका दूसरा पॉइंट आता है, यानी कि दूसरा आपका पॉइंट है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी सेकंड पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास है वेद। वैदिक युग के काल में निर्धारित जो समय था उसके जो बारे में बहुत मतभेद था। लोगों के बहुत सारे विचार थे, कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे। सबका एक मतभेद मकी रहा है और बहुत से लोगों का भी कोई कहता था ऐसा होना चाहिए, कोई कहता था ऐसा होना चाहिए। लेकिन यूरोपीय जो थे विद्वान थे वो प्रायः इसका ही क्या कहते थे, समय बहुत बाद हम मानते हैं, और भारतीय जो विद्वान थे वो पहले आ चुके थे। और आजकल अधिकांश जो विद्वान हैं वो बच्चों किसके हैं, ऋग्वेद की रचनात्मक का समय ईसा पूर्व, बच्चों इसका समय कितना है, 1500 माना जाता है। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद हम इन जो आरंभिक जो भारतीय जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। और वस्तुतः ये भी हमें तय होता है कि हमारे पास मनुष्य के दिमाग में जितनी भी प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं हैं वो सब भी किसमें आई हैं बच्चों, आर्यों के मानव के रूप में कहा गया है। और पहला शब्द भी यही है कि भारत की जो समृद्धि है, जो भूमि है, पर प्रवेश करके जो इसका समय है वो आर्यों अपने आप साथ ही उनकी कुल के विचारों को लेकर के ही आए हैं। और इनसे ईरान में जो जितनी भी रचनाएं होती थी वो सब भारत की धरती पर ही उन्हीं के विचारों और प्रकल्पों पर किया जाता था। वेदों और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब भी इस भाषा में अपना अद्भुत काम या समान किया जाता था। और वेद जो थे वो भारत के अपने महाकाव्यों की जो संस्कृति थी उसकी अपेक्षा बहुत अधिक निकट थे। इनकी जो रचना थी बहुत ही दुर्लभ थी, बहुत ही सुलभ थी। जगह जगह से जो इनकी खुदाई जो होती थी वो दूर दूर से बहुत अच्छे सामान, अच्छी चीज़ें निकलती थी और वो दुनिया भर में वो बच्चों फेमस के प्रसिद्ध हो जाती थी। और बहुत सी ऐसा भी है कि जिनके कारण हम दुनिया भर में ये जितने भी प्राचीन जो थे, जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती थी, विद्वान थे, इन सब का भी कहना यही था कि जो ज़मीन से जो खुदाई की गई है उससे भी हम बहुत कुछ उस चीज़ को हम सराहना करते हैं। अब बच्चों मैं तीसरा इसका पॉइंट लेने वाली हूँ वेद, कि वेद क्या है या वेद का क्या है इसमें रोल। कहते हैं वेद कि बहुत से हिंदू जो वेदों को प्रकाशित करके धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, उसी से इनका असली महत्व का पता चलता है। इसी बात का वो उसका उद्घाटन करने के कारण ये इनके विचारों में अधिक से अधिक की उपलब्धता आई है और अत्यधिक मानव के मस्तिष्क ने कैसे कैसे अपने को व्यक्त किया है ये सब वेद में बताया है। और मानसिक जो उपलब्धियां हैं, जो इनका दिमाग जितना किस हद तक इनका मानसिक जो है संतुलन वो किस हद तक जाता है, सब वेद में मालूम पड़ता है कि कैसे उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है। और मानसिक सचमुच में इन्होंने अपने आप को बहुत ही अद्भुत है। वेद की उत्पत्ति किससे हुई है?
धातु से हुई है। जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका टॉपिक का इसका मैंने इसका अर्थ भी लिख बताया हुआ है कि वेद धातु का अर्थ क्या है या वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, वित धातु से हुई है। इसका अर्थ है कि जानना, और वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान का संग्रह करना, समय को सदुपयोग करना। आपके पास जो समय है उसको सुरक्षित रखना, उस पर काम करना, अपने समय को ऐसे व्यर्थ में जाने नहीं देना। तो उनमें ना तो मूर्ति पूजा थी और ना ही देव मंदिर थे। वैदिक युग के आर्यों में भी जीवन के प्रति बहुत सी नई उमंगें थीं, नए आचरण थे, और इन्हें बहुत सी आत्माओं ने भी बहुत कम ध्यान दिया था, और वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्टता ढंग से विश्वास करते थे। अब बच्चों कुछ मैं आपको इसकी इमेजेस भी बताती हूँ कि उस समय कौन कौन से ऐसे मक्की पिक्चर्स थी या उसकी फोटो थी, ताकि आपको उनका भी स्पष्ट मालूम चल जाए। बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ पिक्चर्स भी बताई हैं। ये बच्चों प्राचीनतम अभिलेख और धर्म जो ग्रंथ के जो पुराण थे उसमें जब ये खुदाई हुई थी बच्चों, उनकी ये सब पिक्चर्स हैं। मैं एक एक करके बच्चों पिक्चर बताती हूँ ताकि आपको इस लेसन के बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि खुदाई में क्या क्या सामान अच्छे से अच्छा निकला है। बच्चों एक ये पिक्चर है जो प्राचीनतम के माध्यम जो उस समय की जो पिक्चर थी, ये आपको जो खुदाई में जो निकली थी वो ये हैं पिक्चर्स। उस समय बच्चों जब ये खुदाई होती थी तो कैसे देखो मिट्टी के भी बर्तन वगैरह, घड़ा, सुराही, ये सब भी बच्चों खुदाई के समय निकला था। देखिए बच्चों तरह तरह के आभूषण भी खुदाई के सामने निकले थे बच्चों, और ये पिक्चर्स भी आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी हैं। इसे बच्चों आप देखिए कि खुदाई के समय जो लेडीज़ के जो आभूषण थे खूबसूरत से, वो भी कैसे उपलब्ध हुए थे या कैसे निकले थे। बच्चों यहाँ पर भी देखिए कितने सारे आभूषण और ये बीच में घड़ा, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बच्चों खुदाई के समय ही निकली गई। अब बच्चों वेद का ही आगे का मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि पहले वेद और ये मानव जाति का ये बहुत ज़्यादा मानव जाति की पहली पुस्तक थी। इसमें हमें मानव मन के सबसे अत्यधिक की जो उद्गार थे वो मिले थे, काव्य प्रवाह मिले थे, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके अलावा हमें मनुष्य के ऐसे ऐतिहासिक कारनामों का भी रिकॉर्ड हमें मिला जो उस समय से ये इसमें कायम था, और सभ्यता के इस विकास में सहज प्रलम जितने भी कल्पना का था ये सभी अपने जीवन में छिपे हुए रहस्य को हमें जानने का एक और हमें मौका मिल गया। और बहुत से पश्चिमी जो लेखक थे वो उन लोगों ने भी इन ख्यालों को बहुत ही बढ़ावा दिया, और भारतीय लोक और परलोक की ये की प्रेरणा बन गए। और मैं समझता हूँ कि हम जो देश में जो निर्धन हैं और अभागे जो लोग हैं वो एक हद तक ही परलोक में विश्वास करने लगे, और जब तक कि वह क्रांतिकारी नहीं हो जाते थे, वह देश में गुलामी का गुलाम बन जाते थे, देश में और लागू हो जाता था। हम भारत में भी ऐसे स्थानों में हम तरह तरह से विचार अपने और कर्म की भी संरचना करते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं कि
जो हमें दूसरों से जीवन हमें जो मिला है उनके द्वारा हम अलग अलग युगों को या युगों से कभी हमें बल पड़ता है और अपने आप में हम बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और बहुत ही हम मजबूत हो जाते हैं। जब भी भारत की सभ्यता से बाहर आई तब ऐसे इस दौरान में जीवन और प्रगति के लोग इस गहरे रहस्य में आ गए और जीवन की प्रक्रिया में आनंद लेने लग पड़े। और ऐसे ही युग को संस्कृति, संगीत, साहित्य के साथ साथ नाचने गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच का भी धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, विकास होने लगा और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों में भी विविधतापूर्ण जीवन में अभिव्यक्तियों के इन रूपों की भी रचना हो सकती थी और बहुत सारे कोई भी ऐसी संस्कृति की बुनियाद के तौर पर हमें परलौकिकवादी जितने भी थे हजारों सालों में वो उनको बना नहीं रह पाई और बहुत से युगों में आज भी ये युग चलता आ रहा था। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ जाता है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। कहते हैं अब इस पॉइंट में भी मैं बताऊंगी आपको कि इस पॉइंट का एक्चुअली में मतलब क्या है कि मैं आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो कि तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय जो मूल्य जो आदर्श हैं वो आ कर के ग्रहण करने के लिए किए हुए हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन को या जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि से बहुत ही क्या है बच्चों, अनुकूल चलने लगे हैं। इसी समय उन विशिष्ट जो वेद हैं यहाँ की वेदवास हैं और छुआछूत की जो प्रक्रिया है वो उनका भी आरंभ दिखाई पड़ता है किसमें, भारतीय संस्कृति की निरंतरता में और दिखाई पड़ता है जो बाद में बड़े बड़े और जो कि असहनीय हो जाती थी ये प्रवृत्ति आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा ही जाति व्यवस्था में बदल गई और ये जो व्यवस्था है ये एक जो खास युग की प्रतिभा को भी बनाती है। इसका उद्देश्य बच्चों होता है कि ये जो इसका जो उद्देश्य है वो भी ये है कि जाति व्यवस्था और ये व्यवस्था एक खास युग की प्रवृत्ति के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है था कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्तिशाली बनाना और संतुलित प्रदान करना, ये सब बच्चों किस में आ जाता था, भारतीय संस्कृति में आ जाता था। किंतु बाद में ये उसी समाज व्यवस्था और मानव जो मन के लिए भी क्या था, कारागृह बन गई। फिर भी ये व्यवस्था जो थी लंबे समय तक बनी रही, उसे ढांचे के भीतर बांधे रहते हुए भी उसकी जो जितनी भी दिशाएं थी, जो सभी दिशाएं थी उसमें भी विकास आया, मूल प्रेरणा बना और प्राणवान भी बना। उसका जो प्रचार था वो सारे भारत में और उससे भी आगे पूर्वी समुद्री तक बना और इतिहास के इस लंबे दौर में ये अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में पैदा हो गया। ईरानियों और यूनानियों से भी, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से भी उसका संपर्क क्या हुआ बच्चों, बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्ष पूर्व ये जो बच्चों संस्कृति है उसका विकास भी बहुत सबसे ज़्यादा क्या हुआ, अटूट सिलसिला उत्पन्न हो गया। और ये सब देख करके जो वहाँ की जो भारतीय जो संस्कृति थी
उसमें भी बच्चों क्या हो गया, बहुत ही समन्वय हो गया, बहुत ही उसका भी दिशाओं में विकास हो गया। और ये जो सिलसिला था बहुत ही बच्चों क्या हो गया था, अटूट हो गया था, बहुत ही प्रचलित हो गया था और ये बड़े लंबे समय तक चला आ रहा था, जिसका ही इन जहाँ की ये जो लोग थे उनके भी विचारों में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया, उनकी सूझबूझ में भी थोड़ी अनुकूलता आई। और ये सब देखते हुए बहुत ही जो वहाँ के जो लोग थे, जो आधुनिक जो जाति व्यवस्था थी उसमें भी थोड़ा बहुत समन्वय की भावना आई, थोड़ा सा सुधार हुआ। लेकिन जो ऐसी जो व्यवस्था थी वो अंत तक नहीं, क्योंकि इसका जो समय था बहुत ही लंबे समय तक चला आ रहा था। हाँ बच्चों, अब मैं बच्चों आपके सामने अब इस लेसन से संबंधित बच्चों मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, यानी कि होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का। बच्चों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? फिर से मैं बच्चों क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? बच्चों इसका मैंने आंसर भी दिया हुआ है और इसको बच्चों बहुत ध्यान से आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसके आंसर्स को लिखना है और इसको साथ में याद भी करना है। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न बच्चों आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो कैसे के हैं? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सेकंड पॉइंट है, सेकंड का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में जो मकान मिले हैं वह कैसे के हैं? बच्चों इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, इसको भी आपने नोटबुक में वैसे ही लिखना है। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दो क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं, इसे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए कि ऋग्वेद का जो रचना काल है वो कब का माना जाता है? मैं क्वेश्चन फिर से दोहराती हूँ, ऋग्वेद का रचना काल कब का माना जाता है? इसका बच्चों आंसर मैंने दिया हुआ है, इसे बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। फिर लास्ट का आपका क्वेश्चन है, वित्त शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, वित्त शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? बच्चों ये भी आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो भी मैंने आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा और इसको हल कीजिएगा, यानी कि प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने इस टेक्स्ट बुक में और नहीं नोटबुक में लिखने हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपके पास बच्चों नोटबुक तो है ना, बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखने हैं इसको। अब बच्चों फिर से प्रश्न एक आ गया है कि भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति आरंभ से ही दिखाई देती है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति आरंभ से ही दिखाई देती है? बच्चों इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी किस पे लिखना है? नोटबुक में लिखना है। बच्चों जितने भी आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न उत्तर आ चुके हैं उन सबको आपने अच्छी तरीके से नोटबुक में लिखने हैं और ऊपर लिख दीजिएगा भारत की खोज की ये नोटबुक है। अब बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों एक मैंने वर्कशीट दी है सॉल्व करने के लिए, उसे बच्चों सॉल्व कीजिएगा वर्कशीट और बहुत ध्यान से इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी इसको लिखना है ताकि आपको इस लेसन से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारी और अच्छी तरीके से मिल सके। कुछ बच्चों इसकी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी वर्कशीट दी है और आप इसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से अपने उसमें नोटबुक में भी इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लिखने हैं ताकि आपको इस लेसन का बहुत अच्छी तरीके से जानकारी आपको मिल जाए। बच्चों ये लेसन बहुत बड़ा है, कम से कम 2 और 3 लेक्चर्स होंगे तभी जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। अगर बच्चों आप आशा
आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में नहीं, इन केस नहीं आया होगा तो मुझे आप लोग मेल के माध्यम से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बच्चों मैं सॉल्व करूँगी। और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों इसको पढ़िएगा, जितना मैंने समझाया है एक बार अपनी बुक के माध्यम से भी पूरा इसको लेसन को जहाँ तक मैंने पॉइंट्स लिए हैं वहाँ तक बच्चों इसको अच्छी तरीके से फिर से रिकॉल कीजिएगा। कोई भी बच्चों का डाउट है तो मुझे मेरे मेल आईडी पे भेजिएगा, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूं और आप लोगों का हर एक जो प्रॉब्लम है मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद बच्चों, अपने आप को सेफ रखिए और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए। बाय बच्चों।